हमें डिस्कशन करें बबल सॉर्ट के बारे में। तो अगेन यहाँ पे अगर हमें एलिमेंट सॉर्ट करने, वी रिक्वायर एट मोस्ट n-1 आइट्रेशंस। अब यहाँ पे होता क्या है, ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। अब कंसेक्यूटिव की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा कि कंसेक्यूटिव की क्या स्पेलिंग सही है। आर कंपेयर्ड। and compared and swap immediately if a of j plus 1 लेस देन a of j। देखिए अगर मेरा नाम j है तो मेरे पड़ोसी का नाम क्या होगा, j plus 1। तो अगर मेरा पड़ोसी मुझसे छोटा है तो टेक्निकली वो मुझसे पहले आना चाहिए, तो उस केस में हम इमीडिएटली क्या कर देंगे, स्वैपिंग। एंड काउंटर इज मेंटेन्ड टू काउंट नंबर ऑफ स्वैपिंग्स परफॉर्म्ड। तो जितने भी एलिमेंट स्वैप हुए उसका हम काउंट बना लेंगे। फायदा क्या होगा, ड्यूरिंग एंड ऑफ ईच आइट्रेशन if swap count is 0, then no need to perform further iterations, since array already gets sorted। हम जानते हैं कि जब array पूरे का पूरा sorted होगा तो कोई भी एलिमेंट अपनी गलत पोजीशन पे नहीं होगा। अब क्योंकि कोई भी एलिमेंट गलत पोजीशन पे नहीं होगा तो स्वैप काउंट क्या होगा, 0। अब यही ड्रॉबैक थी सिलेक्शन सॉर्ट की, कि सिलेक्शन सॉर्ट में से कोई सॉर्ट काउंटिंग मैकेनिज्म नहीं था जो ये काउंट करे कि कितनी स्वैपिंग्स हुई। तो बबल सॉर्ट में क्या इंप्रूवमेंट किया गया, काउंटर मेंटेन कर लिया गया कि कितनी स्वैपिंग्स हो रही हैं। तो बेस्ट केस में एक बार भी स्वैपिंग नहीं होगा, जिस कारण से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। Best case time complexity of bubble sort is therefore big O of n, means if array is already sorted, then need to perform only one iteration। Concept of counter makes it more efficient compared to selection sort। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमसे वाइवा में पूछा जाएगा, व्हाट हैपन्स इफ नंबर ऑफ स्वैपिंग्स इज नॉट मेंटेन्ड। इन बबल सॉर्ट। तो आंसर है देन इट विल हैव सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर आपने यहाँ पे गलती से काउंटर का कंसेप्ट हटा दिया तो फिर बबल सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब वाइवा में पूछेगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। हम दोस्तों पानी में पत्थर फेंकते हैं,
अब पत्थर के गिरने से एयर बबल्स बनते जो लाइटर होते हैं। अब पत्थर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और लाइटर बबल्स ऊपर की तरफ आते जाते हैं। वैसे ही बबल सॉर्ट में होता है। ड्यूरिंग सॉर्टिंग heavier elements get settled down, get moved down in the list. Meanwhile, lighter elements, bubbles, yeah, moves up. That's why it is called bubble sort. तो हमें वाइवा में बताना पड़ेगा कि जिस जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते तो पत्थर नीचे जाता है और बबल्स ऊपर आते हैं, वैसे ही बबल सॉर्ट में क्या होगा, जो हैवी एलिमेंट होगा नीचे आता जाएगा। लेकिन जब हैवी एलिमेंट नीचे आएगा तो जो स्पेस बनेगा वहां पे क्या आते जाएंगे, लाइटर एलिमेंट्स। हमें बबल सॉर्ट का वर्किंग समझना होगा। तो वर्किंग समझने के लिए मैंने माना है कि साइज 4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो आइट्रेशन हमें मैक्सिमम कितनी चाहिए होंगी, 3, मैक्सिमम 3। डेटा अगर पहले से सॉर्टेड है तो कम आइट्रेशन में भी काम चल जाएगा। अब हम देखें कि पहली बार आई 0 क्यों है। पहली बार आई 0 का मतलब है कि एक भी एलिमेंट हम मान के चल रहे कि सॉर्टेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई 1 हो जाएगा, मीन्स एटलीस्ट एक एलिमेंट सॉर्टेड है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेंगे जे, जिसको मैं शो कर रहा हूँ 0 से लेकर 2 तक। अब 0 से लेकर 2 तक जो हम समझना चाहेंगे, हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग अगर हम यहाँ पे करें तो इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। अब अंतिम एलिमेंट 3 पे है। जब जे 2 होगा तो जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3। गलती से अगर मैं जे को 3 तक चलाता तो 3 प्लस 1 क्या हो जाता, 4। जबकि यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स है ही नहीं। यहाँ पे क्योंकि फोर्थ इंडेक्स नहीं है, इस कारण से जो अंतिम एलिमेंट का इंडेक्स था उससे एक कम तक हमने परफॉर्म किया है लूप। अब डेटा रखा जाए तो हमने डेटा क्या एज्यूम किया है, 23, 14, 16 और 20। अब पहली बार जे क्या है, 0। टोटल मैथमेटिकली हमें वर्क करना है तो जे 0 है, कंपेयर कैसे करना है, जे प्लस 1 से। तो टेक्निकली हम 14 से पूछें कि क्या 14 अब हमसे छोटे हैं, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, ट्रुथ। अब सिलेक्शन सॉर्ट में मानते हैं मिन इक्वल टू 1। यहाँ पे मिन इक्वल टू 1 नहीं मानेंगे, इमीडिएटली स्वैपिंग कर देंगे, क्योंकि जो लाइटर एलिमेंट है आज नहीं तो कल ऊपर आएगा ही आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। अब स्वैपिंग का काउंटर हमने क्या रखा था, 0, जबकि यहाँ पे स्वैपिंग का काउंटर बढ़ के क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हम प्लस प्लस अप्लाई कर रहे हैं। अब होगा क्या फ्रेंड्स, अब होगा ये कि 14 आ जाएगा ऊपर और कौन नीचे आ जाएगा, 23, क्योंकि 23 क्या है, एक हैवी एलिमेंट। तो बबल सॉर्ट कहता है कि हैवी एलिमेंट नीचे आ जाएगा और उसके मूव होने से लाइट एलिमेंट ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जे हो गया 1, फिर से मैथमेटिक्स, जे प्लस 1, तो जे प्लस 1 पे कौन है, 16। हमने 16 से पूछा क्या 16 आप 23 से छोटे हैं, उसने कहा यस मैं भी छोटा हूं, तो दूसरी स्वैपिंग हो गई। अब कौन ऊपर आ जाएगा, 16 ऊपर और 23 नीचे। तो अगेन हम देख रहे हैं कि हैवी एलिमेंट नीचे आते जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जे की हो गई 2, तो टेक्निकली जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। हम A3 से पूछ रहे हैं, अब A3 पे क्या है, 20। क्या 20 आप 23 से छोटे होते, उसने कहा यस। अब जैसे उसने यस कहा तो फिर से एक स्वैपिंग हुई, तो यहां आ जाएगा 20 और यहां आ जाएगा 23। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ 14, 16, 20, 23। अब यहाँ पे टीचर हमसे पूछेंगे 3 बार स्वैपिंग क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं थे, इसलिए 3 बार स्वैपिंग हुई। तो इस तरह से आइट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गई। जिस तरह से हमने फर्स्ट आइट्रेशन क्रिएट किया,
तो कुछ हमें रिजल्ट मिल गया ऐसा 14, 16, 20, 23। तो पहली बार में एलिमेंट्स अरेंज हो गए। अब देखिए अगली आइट्रेशन में क्या होगा। अगली आइट्रेशन में वो बेस्ट केस क्रिएट हो जाएगा क्या, कि काउंटर जीरो रहेगा। क्योंकि काउंटर जीरो रहेगा तो फर्दर आइट्रेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो हालांकि मैक्सिमम 3 आइट्रेशन रिक्वायर्ड थी, लेकिन डेटा क्योंकि पहले ही अरेंज हो गया तो अब हमें फर्दर वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे i इक्वल टू 1 है। अब i इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक आइटम हम अरेंज कर चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो फर्स्ट आइट्रेशन थी उसमें 23 अरेंज हो चुका था। अब इसके बाद जब i इक्वल टू 2 हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो अरेंज हो चुके हैं। तो जो जो एलिमेंट अरेंज हो गए उनको फिर से कंसिडर नहीं करना है आप लोगों को। जिसका आंसर पहले मैं J2 तक जा रहा था, मैं J कहाँ तक जा रहा हूँ, केवल 1 तक। अब देखें क्या होगा मैथमेटिकली, पहली बार J1 है, अब A J+1 यानी 16। हम 16 से पूछेंगे कि 16 क्या 14 से छोटे होते हैं, उसने कहा नहीं, तो उससे आप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम J हो गया 1, अब J+1 होता है 2। हमने 20 से पूछा कि क्या आप 16 से छोटे होते हैं, उसने कहा ना, तो फिर से स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा, वैसे का वैसा ही, क्योंकि यहां पे स्वैप इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे ब्रेक, और हम जानते हैं कि ब्रेक का काम क्या है, टर्मिनेट लूप। अब हमसे वाइवा में कहा जाएगा कि हम इस कोडिंग को कमेंट कर दें, तो उस केस में बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में अंतर रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि डेटा अरेंज हो गया, लेकिन तो भी वो कितने आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, n-1 आइट्रेशन। तो हमें वाइवा में कहना पड़ेगा कि इफ यू रिमूव दिस कंडीशन लूप विल एग्जीक्यूट एग्जैक्टली n-1 टाइम्स। लेकिन थैंक्स टू दिस कंडीशन कि जैसे ही बबल सॉर्ट को पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ तो लॉजिक आगे परफॉर्म नहीं होगा। यह हमारा अंतिम एलिमेंट 23 रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग काउंट 0 है तो हमें फर्दर आइट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी। दोस्तों अब हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम फॉर्म में लिखेंगे साइज -1 - i। अब हम जानते हैं कि i यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सॉर्टेड आइटम्स को, तो पहली बार सॉर्टेड आइटम्स 0 थे, तो साइज -1 - i, तो 4 - 1 - 0 3, तो हमें थर्ड इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो हमें केवल किस इंडेक्स तक चेक करना पड़ेगा, 2 इंडेक्स तक। नेक्स्ट टाइम i हो जाएगा 2, यानी 2 इंडेक्स, 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बस हमें किस इंडेक्स तक जाना होगा, 1 इंडेक्स तक। अब वाइवा में हमसे कहा जाएगा कि अगर हम -i ना लिखे तो क्या होगा, डेफिनेटली तो भी प्रोग्राम वर्क करेगा, लेकिन होगा क्या कि जो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है वो फिर से चेक होंगे, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो एफिशिएंसी तभी इंप्रूव हो सकती है जब हम उन एलिमेंट्स को कंसीडर ना करें जो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। हमने क्योंकि बबल सॉर्ट का लॉजिक सीख लिया है तो अब हम उसे प्रोग्राम करना चाहेंगे। तो पहले मैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में बनाऊंगा जिसमें सब कुछ मेन प्रोग्राम के अंदर रहेगा। हमने कल डिस्कस किया था कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये सिंपल है। तो कॉलेज में जब एग्जाम होगा तो बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, अगर वो स्पेसिफाई ना करे कि हमें फंक्शन से बनाना या क्लासेस से बनाना, देन वी कैन यूज दिस अप्रोच। लेकिन हाँ इसकी लिमिटेशंस हैं, नो रीयूजेबिलिटी, हम इसे रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन फंक्शंस की या क्लास की बेनिफिट क्या होती है कि उन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमेशा के हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, साइज इक्वल टू कितना 4, आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब मेन फंक्शन, अब कुछ चीजें हम कल की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एरे हो इनपुट तो करना ही पड़ेगा, तो इनपुट का लॉजिक हम कॉपी कर सकते हैं, डिस्प्ले करना पड़ेगा वो भी लॉजिक कॉपी कर सकते हैं। बस हमें सिलेक्शन सॉर्ट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, बबल सॉर्ट। तो टेक्निकली कल की मैं पूरी कोडिंग कॉपी कर सकता हूं।
तो यहाँ हमने कल की कोडिंग को कॉपी कर दिया। इनपुट एज इट इज, इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायर्ड है तो उन डिफरेंट वेरिएबल्स को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट की जगह बबल सॉर्ट आएगा। हम जानते हैं कि हम जितने भी एलिमेंट्स उससे एक कम आइटरेशन परफॉर्म करते, तो आई का लूप परफॉर्म होगा 0 से लेके साइज -1 तक। अब यहाँ पे मिन नहीं था, यहाँ पे क्या था, दोस्तों स्वैप था, तो हमने लॉजिक के हिसाब से लॉजिक चेंज कर दिया। अब हमें टीचर ने सिखाया कि जे का लूप हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अगर आप देखें तो जे हमेशा 0 से शुरू हुआ, तो जे हमेशा कहाँ से शुरू है, 0 से। तो टीचर मुझसे वाइवा में पूछेंगे कि जे 0 से ही क्यों शुरू हुआ, तो हमें कहना पड़ेगा मैम यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट अरेंज हुआ था वो 23 था, जो सबसे लास्ट में था। फिर कौन अरेंज हुआ, जो 20 था, यानी सेकेंड लास्ट। सबसे लास्ट में कौन अरेंज होगा, जो इंडेक्स 0 पे होगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में हैवी एलिमेंट नीचे मूव कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था कि जे कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा साइज -1 - i। क्यों, क्योंकि पहली बार i 0 था तो जे बना 3। अब लेस देन 3 हमने लिखा था, क्यों, क्योंकि जब जे 2 होगा तो 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3। हमने आपको समझा था कि अगर हम गलती से इसको = 3 तक ले जाएं तो जब जे 3 होगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। इस कारण से जे का जो लूप है दोस्तों वो लेस देन 3 तक चलेगा। सेपरेट सॉर्टेड आइटम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करे कि कितने आइटम्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अब बबल सॉर्ट में फॉर्मूला चेंज है, क्या, मेरे पड़ोसी तो मुझसे छोटे हो क्या, मेरा पड़ोसी मुझसे छोटा है, तो इमीडिएटली स्वैपिंग करनी है। अब स्वैपिंग मैंने कल सिखाई थी कि कैसे स्वैपिंग करते हैं। t = aj, हमने aj से कहा आप t में बैठ जाएं, और aj से कहा आप किस में बैठ जाएं, aj+1 में। तो पहले हमने aj को स्टोर किया t में, aj में असाइन कर दिया हमने aj+1 को, और aj+1 में किसको असाइन कर लें, t को, क्योंकि काफ़ी दिन पहले हमने ए बी की मदद से स्वैपिंग की थी। अगर हम ए और बी को स्वैप कर सकते हैं तो वही लॉजिक हम ए जे और ए जे+1 पे अप्लाई कर सकते हैं। और हमें काउंटर इंक्रीज करना है तो स्वैप ++, क्योंकि हम बता रहे हैं सिस्टम कि हाँ यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। ये लूप हो गया एंड। हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी है कि कहीं स्वैप 0 तो नहीं है। अगर स्वैपिंग 0 है तो सिंपली क्या करना है, लूप को ब्रेक करना है, टर्मिनेट लूप या फर्दर आइटरेशंस, तो आगे लूप परफॉर्म नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम था ये एग्जैक्टली वैसा ही प्रोग्राम है, बस पहले min = i मानते थे, यानी i एलिमेंट को मिनिमम मानते थे। यहाँ पे हम किसी को मिनिमम नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं कि स्वैपिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारा पड़ोसी हमसे छोटा है तो हमने स्वैपिंग कर दिया और काउंटर इंक्रीज कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि ये तभी इंक्रीज होगा जब डेटा सॉर्टेड नहीं होगा, तो उस केस में फर्दर आइटरेशंस परफॉर्म होंगी। अब पहले भी स्वैप 0 था, अंत में भी स्वैप 0 है, इसका मतलब एक बार भी स्वैपिंग नहीं हुई। अब एक बार भी स्वैपिंग नहीं हुई यानी डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, जिस कारण से हम लूप को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अंत में डिस्प्ले का लॉजिक वैसे का वैसे रहेगा जैसा हमने कल सीखा था। अब जब इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शंस के अप्रोच में तो हमें करेंगे क्या, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस की अप्रोच में हम इस पूरे लॉजिक को नाम दे देंगे रीड। और इसमें एक एरे ए भेज देंगे, ये एरे ए है। इसी तरह से इस पूरे का नाम दे देंगे बबल सॉर्ट।
और इसमें ब्रैकेट में क्या भेज देंगे, एरे ए। और ये एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है, यानी जो भी हम यहाँ चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल एरे को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो डिस्प्ले में भी क्या लिखेंगे, डिस्प्ले ए। तो कंक्लूजन निकला कि फंक्शन की अप्रोच में रहता तो यही कोड है, लेकिन सब कुछ मेन में ना लेके हम कोडिंग को कुछ नाम दे देते हैं। और यहाँ पे कोडिंग फिर से ना लेके हम किसको कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। हम जानते हैं किससे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। तो टेक्निकली जो ऑपरेशन पहले मेन में परफॉर्म हो रहा था, अब वो किसके अंदर परफॉर्म होगा, उस फंक्शन के अंदर। अब मुझसे किसी फ्रेंड ने कहा था कि सर लूज बाइंडिंग क्या होती है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, लूज बाइंडिंग। क्यों लूज बाइंडिंग, बोथ array A and functions are separate entities. फंक्शन एक अलग यूनिट है, एरे एक अलग यूनिट है। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या भेज रहे हैं, पैरामीटर। लेकिन थैंक्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनके ऊपर क्लास आ जाएगी, जैसे क्लास एरे। अब ये एरे भी क्लास का पार्ट है, फंक्शन भी क्लास के पार्ट है, जिस कारण से हमें क्या नहीं भेजना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एरे को पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन डायरेक्टली उसको एक्सेस कर देंगे। फंक्शन डायरेक्टली एरे को एक्सेस कर लेंगे। हमने जो अभी प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को हम फिर से डिज़ाइन करना चाहेंगे, लेकिन फंक्शंस के अप्रोच से। तो कैसे बनाएंगे, हमने फिगर से डिस्कस किया था, यही हम अचीव करना चाहेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसे कंपाइल कर लिया जाए। हमेशा की तरह कुछ कर्ली ब्रेसेस की इश्यूज हैं जो हमें रिजॉल्व करने होंगे। यहाँ डबल कोट, क्योंकि कॉपी पेस्ट हमने परफॉर्म किया तो डबल कोट्स की मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। ऐसा कल भी हुआ था, क्योंकि कल भी हमने कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो डबल कोट यहाँ क्लोज नहीं हो पाया था। अब फिर से कंपाइल किया जाए। अब ओके है। अब हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। हमने इनपुट किया 23, 4, 20, 16, लेकिन क्योंकि लॉजिक सही है तो डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब इसी प्रोग्राम को मैं फिर से सेव कर लेता हूं, जिसका मैं नाम दे रहा हूं टू बबल सॉर्ट modular approach. Whenever I say modular means function approach. अब टीचर ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ मेन में नहीं रहता, यहाँ पे हम फंक्शंस बना लेते हैं, तो उसको मूव कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। और इस इंडिपेंडेंट यूनिट का हमने नाम कहते हैं रीड। तो जहाँ इनपुट था वहां पे हमने रीड नाम का फंक्शन दे दिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्या, void read इंटीजर एरे ए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इंटीजर आई हमें क्यों डिफाइन करना पड़ता है, तो हम जानते कि पहले मेन फंक्शन के पार्ट थे, तो मेन में जितने भी वेरिएबल थे वो एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अब हम जानते कि रीड एक अलग यूनिट है, हर फंक्शन के अपने खुद के वेरिएबल्स होते हैं। तो इस फंक्शन के पास ए तो आ गया, लेकिन क्या नहीं था। अब ये वाइवा का क्वेश्चन है, हाउ टू पास 1D एरे टू फंक्शन। तो यहां पे आपको सीखने को क्या मिला कि साइज देना इज ऑप्शनल।
यहाँ मैं साइज लिख भी सकता था, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बिग ब्रैकेट कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम बिग ब्रैकेट नहीं लगाते तो समस्या नॉर्मल वेरिएबल ए है, लेकिन हम सिस्टम को बता रहे हैं कि वी आर पासिंग एन एरे ए। अब नाम चेंज कर सकते हैं, इसका नाम हम एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर नेम एंड आर्ग्यूमेंट नेम कैन बी डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे ए भेजा है वो यहाँ पे किस नाम से रेफर हो रहा है, एक्स के नाम से, लेकिन आपको समझाने में आसानी होगी जब वापस में नाम क्या कर दूंगा। अच्छा, ऐसे ही मैं एक और कोडिंग को मूव कर देता हूँ, ये डिस्प्ले वाले लॉजिक को हमने इसे यहाँ से हटा दिया और नाम दे दिया डिस्प्ले और फिर ए। अगेन दिस इज अ फंक्शन कॉल टू डिस्प्ले डेटा। हमने काफी दिन पहले पढ़ा था कि फंक्शन हम डेफिनेशन नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन ऊपर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि हम ऊपर ही डेफिनेशन दे दें। जब हम ऊपर डेफिनेशन देते हैं तो वही डिक्लेरेशन और वही डेफिनेशन में काउंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको मैंने समझा था कि जब हमें चेंजेस ना परफॉर्म करना हो या अलाउ ना करना हो तो क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट। कारण क्या कि यहाँ तो मैं अकेला डेवलपर हूँ, लेकिन जब हम टीम डेवलपमेंट करते हैं तो टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हो सकता है कि कोई चालाक मेरा टीम मेंबर क्या करे, यहाँ पे डेटा को चेंज कर दे। मैं चाहता हूँ वो डेटा को चेंज ना कर पाए, तो मैंने उससे क्या डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट। तो डिस्प्ले फंक्शन भी रेडी हो गया। अब हमें इस अंतिम लॉजिक को यहाँ से हटाना है और इसको हम नाम क्या दे दे, बबल सॉर्ट और ए। अगेन फंक्शन कॉल टू सॉर्ट एलिमेंट। अब यहां पे मैं एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्या, वॉइड बबल सॉर्ट, या जो भी आपको नेम अच्छा लगे आप दे सकते हैं। जो नाम हमने यहाँ लिखा है वही नाम ऊपर देना होगा, तो हमने बबल सॉर्ट सही नाम दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हमें चाहिए, इंटीजर आई, जे, टी और स्वैप, जिनको हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोकल वेरिएबल्स। अब आपको मैं हेडर फाइल बनाना सिखा चुका हूँ। कितना अच्छा होता है कि ये पूरा लॉजिक हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हैश इंक्लूड टेक डेव डॉट एच। तो हमेशा की तरह ये कोडिंग बनाया बीके ने, लेकिन हो सकता है ये किसी और फ्रेंड ने बनाया हो। तो जिस फ्रेंड ने ये कोडिंग बनाई उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं यहाँ पे। उस फ्रेंड को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रीड क्या है, बबल सॉर्ट क्या है, डिस्प्ले क्या है। बस हमारे उस दोस्त को क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा एरे, क्योंकि हमने फिगर में पढ़ा था लूज बाइंडिंग। एरे एक सेपरेट यूनिट है और फंक्शन एक सेपरेट यूनिट है, तो जो मेन प्रोग्राम बना रहा है उससे बस एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा और 3 फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। कौन से, रीड, बबल सॉर्ट और डिस्प्ले। हाल ही फिलहाल इसे मैं हेडर फाइल में मूव नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं यहीं रख रहा हूँ। हेडर फाइल बनाना हम कई बार पहले भी सीख चुके हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन किया जाए। अगेन वी टू इनपुट सम एरे। अब टीचर मुझसे वाइवा में पूछेंगे वर्स्ट केस कब आता है। वर्स्ट केस आता है जब हमें अरेंज करना हो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जबकि डेटा पहले से किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में हर एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पहले 40 सबसे नीचे जाएगा, सेकेंड राइटेशन में 30 सेकेंड लास्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर 20 उसके एक ऊपर और फिर 10। अब तो इसी प्रोग्राम को हमें एक और अप्रोच से सीखना है, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको दिखा फंक्शनल अप्रोच में ड्रॉबैक समझ में आ गया
कि फंक्शन अप्रोच में हमारे जो टीम मेंबर थे उन्हें दो काम करने पड़े, एरे भी डिफाइन करना पड़ा, फंक्शंस भी यू कॉल करने पड़े। जैसे मैंने समझा था लूज बाइंडिंग का एग्जांपल कि मैं मोबाइल फ़ोन तो बाय करूं लेकिन साथ साथ बॉक्स में बैटरी ना हो तो बैटरी अलग से बाय करनी पड़ेगी, या फिर चार्जर ना हो तो चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। दैट इज़ इनकरेक्ट। तो कितना अच्छा होता कि मैं एक यूनिट बनाता, उस यूनिट में फंक्शंस भी होते और एरे भी होता, जिससे कि जो मेन प्रोग्राम बना रहा है उसे केवल क्या करना पड़ता, मैसेज पासिंग। तो चलिए इसी कोडिंग को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, क्लास में। तो हमने कहा कि इस पूरे को हम किस में रखें, क्लास में, और क्लास का नाम क्या दें, अरे। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास में डायरेक्टली कोई अरे को एक्सेस ना करे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये कहलाएगा एंड ऑफ द क्लास। तो फंक्शन और वेरिएबल दोनों किस में मूव हो गए, इस क्लास में। यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ से उसको हम यहाँ मूव कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी एरे को डायरेक्टली एक्सेस ना करे, इसको प्राइवेट बना दिया। हम चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो किसके थ्रू हो, इन फंक्शंस के थ्रू। अब कोडिंग वही रहेगी, बस क्योंकि हमने एरे यहाँ डिफाइन किया है तो यहाँ से हमें फिर से एरे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर नो नीड टू पास द एरे हियर। बाकी कोडिंग वैसी रहेगी, सेम ऐसे यहाँ से एरे मिट जाएगा और यहाँ से भी एरे मिट जाएगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये काम किया बीके ने। अब केवी को क्या करना पड़ेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेनिफिट सिखाना चाहता हूँ कि बेनिफिट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हमने एरे क्लास बना दी। अब मुझे कॉलेज में कहा गया कि मुझे दो एरे बनाने हैं, एक बॉयज़ का एरे और एक गर्ल्स का एरे। क्योंकि रियल लाइफ में क्लास में कुछ बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं। हमसे कहा गया कि हम बॉयज़ को अलग रीड करें, यानी बॉयज़ की एज को अलग से रीड करें और गर्ल्स की रीड को अलग रीड करें। दिस इज अबाउट कोड रीयूजेबिलिटी, कि हम कोड को रीयूज करना चाहते हैं, कि पहले जो सॉर्टिंग एक बार परफॉर्म हो पा रही थी अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेक्निकली हमने सिस्टम से कहा कि वी वांट टू एरेज, वन फॉर बॉयज एंड वन फॉर गर्ल्स। अब हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। किस किस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, हमें बॉयज पे भी सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है और साथ साथ गर्ल्स पे भी। और हमने कल सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन ऐड किया था, तो हम चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। और फाइनली डिस्प्ले करना चाहेंगे, तो किस किस को डिस्प्ले करना चाहेंगे, बॉयज के एरे को भी डिस्प्ले करना चाहेंगे और गर्ल्स के एरे को भी डिस्प्ले करना चाहेंगे। या जैसे आज हमारे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच है, तो बॉयज या गर्ल्स ना मान के आप मान कर सकते हैं कि एक एरे इंडिया की टीम का है और एक जो एरे है वो न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर्स का है, और हम एवरेज एज फाइंड करना चाहते हैं। तो दोनों टीम्स का हम एज पूछेंगे खिलाड़ियों का और फिर बाद में क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि एक बार आपने क्लास बना दी तो हम बस सिंपली ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैसेज पासिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करना चाहूँगा। जैसे मैं कुछ मैसेज शो करना चाहूँगा ऐसा, सी आउट इनपुट एज ऑफ बॉयज, जिससे कि हमारे क्लाइंट को आइडिया रहे कि टेक्निकली करना क्या है। ऐसे यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, एंड इनपुट एज ऑफ गर्ल्स। अब हम यहाँ पे लास्ट में डिस्प्ले लिख देंगे, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ बॉयज, और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ गर्ल्स। हालांकि यहाँ पे सी आउट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो हमें प्रॉपर आउटपुट दिखता रहे। अब कोडिंग तैयार है, इसे कंपाइल कर लिया जाए। कुछ यहाँ पे एरर्स हैं, सी आउट डिक्लेयर्ड नहीं है क्योंकि हमने प्रिंटफ यूज़ किया हुआ है कोडिंग में।
अब एक ही प्रोग्राम में दोनों चीज़ें वर्क करती है, सी आउट सीन भी वर्क करता है और प्रिंटफ स्कैनर भी काम करता है। कैसे? हम एक हेडर फाइल और इंक्लूड करते हैं जो है आईओ स्ट्रीम, और यूजिंग नेम स्पेस std। इसे कंपाइल किया जाए, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब इसे रन करते हैं। देखिए कितना अच्छा आउटपुट दिख रहा है कि बॉयज़ की एज का इनपुट करें। तो अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें भी कुछ बॉयज़ हैं, ठीक है। किसी फ्रेंड की एज है 19, किसी की एज 21, किसी की 17 और किसी की से 19। अब हमसे गर्ल्स की एज पूछा जा रहा है, तो कोई 17 का है, कोई 14 ईयर्स भी मान लेते हैं, कोई 20 का है और कोई 18 का है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो बॉयज़ की लिस्ट थी वो भी सॉर्टेड हो गई, और जो गर्ल्स की लिस्ट थी वो भी क्या हो गई, सॉर्टेड। और हमेशा की तरह मैं चाहूँ तो इस पूरे को यहाँ से हटा सकता हूँ। इस पूरे को हमेशा की तरह हम किस में रखें, टेक डिव में। मैं इसको फिर से सेव एज कर लेता हूँ, इसको मैं 4th नंबर देता हूँ, यूजिंग हेडर फाइल। तो घर में जब आप प्रैक्टिकल करें तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही प्रैक्टिकल करेंगे। पहले सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको सेव करके फंक्शंस के अप्रोच में ट्राई करेंगे, फिर उसी को सेव करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। और सबसे अल्टीमेट तरीका क्या है, मूविंग ऑल दैट कोड इनटू द हेडर फाइल। तो हमेशा की तरह हमारी हेडर फाइल कौन सी रहेगी, .h। हालांकि हम हेडर फाइल का कुछ और भी नाम दे सकते हैं, और वहां पे इसको हमने सेव कर लिया। बस ध्यान रखना है कि जिस फोल्डर में सीपीपी फाइल है उसी में टेक डिव होना चाहिए। अब कंपाइलेशन हमें करना है मेन प्रोग्राम की। तो देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम बन गया। इसे कंपाइल कर लेते हैं। अब भी ये वर्क कर रहा है और इसे रन किया जा सकता है। हालांकि मैं इसे फिर से रन नहीं करूंगा। तो कंक्लूजन निकला कि हमेशा इनपुट का तरीका यही रहेगा, सॉर्टिंग का तरीका यही रहेगा, डिस्प्ले का तरीका यही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, कोडिंग लिखने का अप्रोच, कि एक में हम सब कुछ मेन के अंदर लिख रहे थे, एक में हम फंक्शंस बना रहे थे, और जो आजकल का जो आधुनिक तरीका है उसमें हम क्या बनाते हैं, क्लासेस। दोस्तों, अब हमसे वाइवा में या कैंपस में पूछा जाता है कि कैसे एरे पास होता है फंक्शन को। तो उसका आंसर है एरे इज ऑलवेज पास बाय रेफरेंस टू द फंक्शन। रीजन क्या है, इन पास बाय वैल्यू a new copy is created. That will be waste of memory. If array is too large, तो हमारे डेवलपर्स ने कुछ इस तरह से कंपाइलर को डिज़ाइन किया कि जब भी हम एरे पास करते हैं तो एरे हमेशा क्या होता है, पास बाय रेफरेंस। और उसका पहचान क्या है, इसका पहचान है कि अभी मैंने फंक्शंस बनाए थे दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर मैं आज की कोडिंग को ओपन करूं तो मैंने कहीं भी एम्परसेंड ए नहीं लिखा था, लेकिन तो भी हम जो चेंजेस कर रहे थे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एरे हमेशा क्या होता है, पास बाय रेफरेंस होता है। तो चाहे मैं आपको जावा सिखाऊं, चाहे C++ सिखाऊं या पाइथन सिखाऊं, सभी में एरे हमेशा क्या होगा, पास बाय रेफरेंस होगा। अब अगला हमें कैंपस में क्वेश्चन आएगा
हाउ वी कैन पास वन डी अरे टू द फंक्शन, इसका सिंटेक्स हमें पूछा गया, तो कैसे सिंटेक्स इसका, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप, एरे नेम, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, एम्प्टी ब्रैकेट्स और फिर कोडिंग। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखा, ऑप्शनल टू स्पेसिफाई साइज, ओनली दिस इज मैंडेटरी। हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि हम जो भेज रहे हैं वो एक नॉर्मल वेरिएबल ना हो कि बल्कि क्या है, एक एरे है। हमें आज डिस्कशन करना है बाइनरी सर्च के बारे में। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। अब इसमें होता क्या है, we subdivide the list into two parts। भाई तभी तो इसका नाम बाइनरी पड़ा। तो टीचर हमसे वाइवा में पूछेंगे कि इसे बाइनरी सर्च ही क्यों कहा जाता है, तो इसको हमने कितने पार्ट में तोड़ा, 2 पार्ट्स में। काश इससे मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करता तो ये कैसा सर्च हो जाता, टर्नरी सर्च। अगर 4 पार्ट्स में तोड़ता तो टर्शरी सॉर्ट। तो क्योंकि टेक्निकली हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च। बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। हमें स्कूल लाइफ में टीचर ने मीडियन सिखाया था कि अगर हम पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो तो मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग प्लस एंड अपॉन 2। लेट आइटम टू बी सर्च इज n, देन वी चेक if a of n exactly equal to a of mid, means item found, no need to search further। तो वाइवा में टीचर क्वेश्चन पूछेंगी, इन बाइनरी सर्च which item get checked first। तो आप देखा कि हमने किसको सबसे पहले चेक किया, मीडियन को। तो आंसर क्या है दोस्तों, मिड एलिमेंट। अब यहां तक तो बहुत सिंपल था। अब इसके आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, फॉर बाइनरी सर्च टू वर्क data should be sorted in ascending order या descending order, जो भी करना चाहें। descending order में पूरे रूल्स फिर चेंज हो जाएंगे। जैसे उर्दू की किताब, हिंदी या इंग्लिश की किताब में पहला पेज पहले पोजीशन पे ही होता है, लेकिन उर्दू की किताब क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलती है तो उर्दू में सबसे पीछे वाला पेज 1 हो जाता है, तो पूरे लॉजिक चेंज हो जाएंगे। तो हमसे वाइवा में पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट ढूंढता जाता है, तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट ढूंढते हैं, मिड एलिमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कही कि डेटा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो मान की मेरे पास एक किताब रखी जिसमें 100 पेजेस हैं, तो 1 + 100 अपॉन 2, 101 अपॉन 2। हम जानते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर होता तो 50 आएगा। तो बाय चांस अगर मुझे पेज नंबर 50 ढूंढना होता तो मिड में मिल जाता, लेकिन दोस्तों मुझे पेज नंबर 40 ढूंढना है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि किताब में अगर मैं पेज नंबर 50 पे हूं तो पेज नंबर 40 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड।
अगर इंग्लिश की बुक हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं पेज नंबर 50 पे हूँ, तो 40 कहाँ होगा, लेफ्ट हाफ में कि राइट हाफ में? लेफ्ट हाफ पे। क्यों? क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड। तो टीचर मुझसे वाइवा में पूछते, भाई डेटा का सॉर्टेड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कंफर्मेशन चाहते हैं कि डेटा मिड के लेफ्ट में है या डेटा मिड के राइट में है। अब अगर यहाँ डेटा सॉर्टेड नहीं होता तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि वेदर वी सर्च लेफ्ट साइड और वी सर्च राइट साइड। तो अब देखिए आगे क्या होता है। इफ a of n less than a of mid, we only search left half of the list by making and equal to मिड माइनस वन। अब मुझसे टीचर वाइवा में पूछेंगे कि तुमने एड को मिड माइनस वन क्यों कर दिया, तो मैम से मैं कहूँगा मैम मैं मिड तक तो ढूंढ चुका हूँ, मिड पे क्या है 50 है, अब 50 से एक कम क्या 49। तो कंक्लूजन निकला कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, मिड से एक कम तक, क्योंकि वो लेफ्ट हाफ है। लेकिन दोस्तों बाय चांस अगर एलिमेंट मिड से बड़ा होता, जैसे मुझे पेज नंबर 55 ढूंढना है, तो ये तो कंफर्म है कि वो लेफ्ट साइड नहीं होगा, ना कि मिड पे, बल्कि कहाँ होगा, आगे की तरफ राइट साइड होगा। वी ओनली सर्च राइट साइड। बाय मेकिंग स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन। भाई सिंपल से बताइए कि हमें कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, मिड प्लस वन से लेके अंतिम एलिमेंट तक। अब टीचर मुझसे वाई1 में पूछेंगी बेस किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। मुझे पेज नंबर 50 ढूंढना था, तो पेज नंबर 50 पहली बार में ही मिल गया था। तो जब हमें किसी चीज को ढूंढना और पहली बार में मिल जाए, दैट बिकम्स बेस्ट केस। मैं सोचता हूँ कि इसी में वर्स्ट केस भी जोड़ दिया जाए। तो बेस्ट केस हमें क्या मिला, पहली बार में मिल जाना। कभी कभी मेरे पास काफी फुर्सत होती है दोस्तों, तो मैं चाहूँ तो एक एक पेज पलट के भी जा सकता हूँ nth नंबर पेज पे। जैसे मुझे पेज नंबर 100 पे जाना है, मैं चाहूँ तो एक एक टर्न करके भी पेज नंबर 100 पे जा सकता हूँ। मीन्स लीनियर ऑर्डर। अगर मैं लीनियर ऑर्डर में ट्रेवर्सल करूँ तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। बाकी जो एवरेज केस है वो होता है बिग O ऑफ log n बेस 2। अब मेरे पास बेस 2 लिखना पॉसिबल नहीं, तो मैं नीचे की तरफ 2 लिख रहा हूँ, log n बेस 2। यानी पहले अपने 100 पेजेस में ढूंढा, फिर हाफ कर दिया यानी 50 पेजेस में, फिर उसका भी हाफ 25, फिर उसका भी हाफ 12, उसका हाफ 6, फिर उसका हाफ 3, उसका हाफ 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलता है, log n बेस 2। जबकि जब हमने सीक्वेंशियल सर्च पढ़ा था, सीक्वेंशियल सर्च का हमने पढ़ा था बिग O ऑफ n बाय 2। लेट n इक्वल टू 1024। तो देखिए एवरेज कितना इंटरेस्टिंग आ जाएगा, यहां आ जाएगा बिग O ऑफ log 1024, जबकि यहां आ जाएगा बिग O ऑफ 1024 बाय 2। अब यहां पे में आंसर मिलेगा 10, क्योंकि 1024 बेस 2 का मतलब है कि 2 का ऐसा क्या पावर रखा जाए कि 1024 आ जाए। तो दोस्तों 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024। तो यहाँ पे केवल 10 कंपेरिजन लगेंगे, जबकि यहाँ कितने कंपेरिजन लग रहे हैं, 512 कंपेरिजन्स। जो ये प्रूफ करता है कि हमारा जो बाइनरी सर्च है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल सर्च। बस बाइनरी सर्च की एक ही कमी है
कि बाइनरी सर्च तभी वर्क करेगा जब डेटा क्या हो, सॉर्टेड हो। डेटा अगर सॉर्टेड नहीं है तो उस केस में ये वर्क नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप इसे लेट पढ़िएगा, लेट आइटम टू सर्च इज एन। यहाँ हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ओ लिखा था, तो हमसे डेटा स्ट्रक्चर के वाइवा में पूछा जाता है कि बिग ओ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, जो बिग ओ है वो रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड लिमिट, जिसे हम कहते हैं एटमोस्ट। तो टीचर मुझसे कहेंगे कि बिग ओ ऑफ लॉग एन बाय 2 लिखने का मतलब क्या है, तो मैम से मैं कहूँगा मैम एटमोस्ट दिस विल टेक दिस मच टाइम। हो सकता है कि इससे पहले ही मिल जाए, लेकिन एटमोस्ट में कितना समय लगेगा, लॉग एन बेस 2। जबकि सीक्वेंस सर्च में एटमोस्ट कितना समय लगेगा, एन बाय 2। दोनों का बेस्ट केस वही है, दोनों का वर्स्ट केस वही है, डिफरेंस किस में, एवरेज केस में। कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर की बुक में आप पढ़ेंगे ओमेगा, मेरे पास यहाँ पे ओमेगा का सिंबल अवेलेबल नहीं है, इसी में ओमेगा लिख रहा हूँ। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है दोस्तों लोअर बाउंड लिमिट, यानी एटलीस्ट। जबकि एक यूज होता है थीटा, बोथ अपर एंड लोअर बाउंड लिमिट। कभी कभी कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनका अपर लिमिट भी वही होता है, लोअर लिमिट भी वही होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, थीटा। लेकिन यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस में इंटरेस्टेड थे, एटमोस्ट टाइम में, कि अधिकतम कितना समय लगेगा। तो जहाँ अधिकतम कितना समय लगेगा वो डिस्कस करना हो तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, बिग ओ। अब जैसा हमने यहाँ पे सीखा है वैसे हम प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। तो देखिए प्रोग्रामिंग हमें कैसे शुरू करनी है। हम एक फंक्शन बना रहे हैं बाइनरी सर्च, जिसका मैं शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ BS। आप चाहे तो पूरा नाम बाइनरी सर्च दे सकते हैं। अब हम इसमें एरे पास कर रहे हैं, और हमने आज ही सीखा कि एरे कैसे पास किया जाता है। हम एक एलिमेंट पास कर रहे हैं n, हम जानते हैं कि n है एलिमेंट टू सर्च, साथ साथ स्टार्टिंग इंडेक्स और क्या, एंडिंग इंडेक्स। और हमें रिटर्न क्या करेगा, पोजीशन। -1 मतलब नॉट फाउंड, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम रिटर्न क्या करेंगे, -1। तो टीचर मुझसे वाइवा में पूछते -1 ही क्यों, तो मैम से कहेंगे मैम कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होता है तो -1 एक इनवैलिड इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं फाउंड को शॉर्ट में लिखना चाहूँगा, नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड के लिए कंडीशन है। तो हमने पढ़ा इफ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड। हमने पढ़ा था कि जब एलिमेंट नहीं मिलता है तब स्टार्ट क्या हो जाता है, ग्रेटर देन एंड हो जाता है। तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, -1, इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन, यानी नॉट फाउंड। तो जो मैंने अपने दोस्तों को डेफिनेशन लिखवाई है उसी के बेसिस पे प्रोग्रामिंग हो रही है कि भाई एक अरे ए है, एलिमेंट टू सर्च n है, और स्टार्ट और एंड 2 वेरिएबल्स हैं, और हमें कब बाहर निकलना है, जब स्टार्ट क्या हो, ग्रेटर देन एंड। अच्छा, बाकी सब केसेस में क्या करना है, बाकी सब केसेस में टीचर ने हमें सिखाया था कि हमें मिड फाइंड करना पड़ता है। ये फॉर्मूला टीचर ने लिखवाया था, हमें मिड फाइंड करना पड़ता है। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम मिड को फाइंड करो, तो सिस्टम ने मिड फाइंड कर लिया। अब हमारी डेफिनेशन क्या करी थी दोस्तों, कि एक बार जब मिड मिल जाए तो क्या पूछो कंप्यूटर से कि क्या डेटा एग्जैक्टली मिड के बराबर है कि नहीं। हम जिस डेटा को ढूंढना चाहते हैं वो मिड पे है या नहीं, अगर हाँ तो रिटर्न मिड, इंडेक्स पोजीशन where n found।
तो n कहाँ मिला था? मिड पे। लेकिन दोस्तों टीचर ने दो कंडीशन और भी तो लिखी थी, और देखिए वो दो कंडीशन में कौन कौन सी थी। हो सकता था कि जो एलिमेंट हम ढूंढना चाहते हैं वो मिड से छोटा हो, तो उस केस में फिर से बाइनरी सर्च परफॉर्म होगी। वही एरे, वही एलिमेंट, स्टार्ट भी वही, लेकिन टीचर ने कहा था कि एंड क्या हो जाएगा? मिड -1। तो जो एंड पोजीशन है वहां पे हम क्या लिख देंगे? मिड -1, मेकिंग पासिंग मिड -1 एस एंड, क्योंकि मैं लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। अब हमने एक टेक्निक पढ़ी थी जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम bs है और यहाँ पे हम कॉल भी किससे कर रहे हैं? bs को। यानी टेक्निकली मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? रिकर्सिव अप्रोच। अच्छा, ऐसी एक और एल्सिफ आएगा, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता है। अगर एलिमेंट मिड से बड़ा हो, ये लेफ्ट हाफ हमने सर्च किया, यहां पे राइट हाफ, तो उस केस में स्टार्ट क्या हो जाएगा? मिड +1, एंडिंग वही रहेगा। ये राइट हाफ है। तो थैंक्स टू द रिकर्जन कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन को हमने रिकर्सिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मेन प्रोग्राम, आपको मैंने एरे में इनपुट करना सिखाया हुआ है। यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट इंटीजर साइज इक्वल टू जो भी आप साइज देना चाहें, जैसे मैं 10 साइज दे देता हूँ। हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि आप यूजर से इनपुट करवाएंगे, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस कारण से मैं डेटा को डायरेक्टली यहाँ दे देता हूँ। हमने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था कि डायरेक्टली हम डेटा कैसे असाइन कर सकते हैं। थ्री, 6, 8 और ये 10। जबकि आप लोग जब घर में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे? टेक इनपुट इनटू एरे, देन परफॉर्म बबल और सिलेक्शन सॉर्ट। यानी पहले आपको यूजर से इनपुट करना पड़ेगा, फिर जो मैंने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम सीखा था वो ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। अब हम यूजर से कहेंगे वैल्यू टू सर्च, सी आउट एंटर वैल्यू टू सर्च, जो कि किस में इनपुट करनी है? n में, और लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू क्या? बाइनरी सर्च। किस में ढूंढना है? एरे ए में ढूंढना है। किसे ढूंढना है? n को ढूंढना है। हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है? साइज -1। तो इनिशियली स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू साइज -1, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? साइज -1 तक। अब हम जानते हैं कि जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो इंडेक्स क्या मिलेगा? -1। इफ इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल टू -1, तो मैं एक मैसेज देंगे क्या? सॉरी, एंड नॉट फाउंड, कि जो एलिमेंट आप ढूंढना चाहते थे वो अवेलेबल नहीं है। एल्स सी आउट एंड एल एंड फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स की वैल्यू हो, और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इससे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली इस फंक्शन को किस पर रख सकते हैं? क्लास में। तो इस प्रोग्राम को हम जल्दी से यहाँ से कॉपी करते हैं
और इसे हम यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। इसे कंपाइल किया जाए। कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है यहाँ पे, जैसे हमने n तो डिफाइन किया लेकिन इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया था। अब इसे रन कर सकते हैं। मैं ढूंढना चाहता हूँ एलिमेंट 24। सिस्टम कह रहा है 24 नॉट फाउंड, जबकि 24 यहाँ एग्जिस्ट करता है। दोस्तों यहाँ हमें डेफिनेशन में और कोडिंग में कुछ करेक्शन करना होगा। यहाँ हमने लिखा था an, टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम n मान रहे हैं एलिमेंट टू सर्च। अब क्योंकि यहाँ पे n एलिमेंट टू सर्च है तो सिंपली हम n लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखा था an, तो यहाँ से भी हम एरे का नेम मिटा के सिंपली n लिखेंगे और सेम ऐसे यहाँ पे हम करेंगे। रीजन क्या है कि जब हमने ऐसा लिखा था an और हम ढूंढना चाहते थे 24, तो ये बन रहा था एरे ऑफ 24, जबकि हमारे प्रोग्राम में हमने एरे की साइज रखी है 10, तो एरे ऑफ 24 तो है ही नहीं। जो करेक्शन हमने यहाँ पे डेफिनेशन में परफॉर्म किए हैं, सेम यही करेक्शन हमें प्रोग्राम में भी परफॉर्म करने होंगे। तो अभी जो हमने अगले प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने करेक्शन कर लिया है। जैसे हम इसको वापस एंड कर देते हैं, इस एल्स की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हमने यहाँ पे an लिखा था, इसको हमने वापस सिंपली n कर दिया है। सेम करेक्शन में यहाँ पे भी परफॉर्म किया और यहाँ पे भी परफॉर्म किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और यहाँ पे भी हमें करेक्शन करना होगा। कंपाइल देन रन। हमसे कहा गया वैल्यू टू सर्च, हमने कहा 24, तो अब सिस्टम में बता रहा है कि जो 24 है वो इंडेक्स 4 पे है। अब इसी को हम फिर से एक बार रन करते हैं, हम कहते हैं 60, तो 60 जो है वो इंडेक्स 9 पे है। अब कोई ऐसी वाली इनपुट करते जो अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने कहा 99, तो क्योंकि 99 लिस्ट में नहीं है तो सिस्टम कह रहा है कि 99 नॉट फाउंड। अब यहाँ पे केवल एक ही बार सर्च कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले गो टू स्टेटमेंट पढ़ा था, तो हम यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं बिगिन, और हम यूजर से कह सकते हैं अगर आपको फिर से सर्च करना तो फिर से सर्च कर सकते हैं। तो सी आउट प्रेस 1 टू कंटिन्यू या टू सर्च अगेन। तो हम यूजर से कह रहे हैं कि आप फिर से कुछ नंबर प्रेस करें सर्चिंग करने के लिए, और इफ n एक्सिक्टली इक्वल टू 1 तो गो टू बिगिन। तो जब तक हम 1 प्रेस करेंगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो जैसे हमने कहा वैल्यू टू सर्च 24, तो 24 इंडेक्स 4 पे। क्या फिर से सर्चिंग करना चाहते हैं, हमने कहा 1। क्या सर्च करना चाहते हैं, हमने कहा 26, तो 26 भी इस लिस्ट में है। सॉरी 26 बता रहे नहीं है लिस्ट में, हमने कहा 60। फिर से हमें रन करना होगा इस प्रोग्राम को। डेटा देख लेते हैं 24, 30, 60। तो हमने कहा 24, तो 24 एग्जिस्ट करता है। फिर से सर्चिंग करना चाहते हैं, हमने कहा 30, तो 30 अवेलेबल है इंडेक्स 5 पे। हम फिर से सर्चिंग करना चाहते हैं 60, तो 60 इंडेक्स 9 पे है। अब हम फर्दर सर्च नहीं करना चाहते, तो हमने कोई नंबर प्रेस किया तो सर्चिंग यहाँ स्टॉप हो जाएगी।